नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव के पहले बीजेपी की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए बीजेपी ने जितने दांव चले थे और जितने जाल विपक्ष को फंसाने के लिए बुने थे, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुद अपने बुने हुए जाल में फंस गई है। इसके दो बड़े कारण, बड़े उदाहरण आज आपके सामने आए होंगे। आपने शायद आपको याद ना हो तो यहां आपके सामने वो दो एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। एक तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले के मामले में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है और बताया है कि कैसे करोड़ों रुपए बीजेपी के खाते में गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 600 वकीलों ने सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को, डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर न्यायपालिका को प्रभावित किए जाने पर चिंता जताई। तो उस चिट्ठी को रीट्वीट करते हुए, ये चिट्ठी देखिए, लेकिन इस चिट्ठी को रिपोस्ट करते हुए, रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी ने जो कुछ लिखा है उसमें भी बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। मोदी खुद ही बीजेपी की पोल खोल रहे हैं और वहीं बीजेपी का साथ देने वाले कई नेता अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि 10 साल तक कैसे बीजेपी ने उन्हें छलावे में रखा है। यानी बीजेपी के खेल और सत्ता पर काबिज होने के लिए विपक्ष को कमजोर करने की उसकी रणनीतियां अब जनता के सामने खुलकर आ गई हैं। आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपने केस में खुद ही दलीलें पेश की तो उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। आपको बता दूं कि आज केजरीवाल की ईडी रिमांड फिर बढ़ गई है। अब उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद दलीलें दी हैं क्योंकि उन्हें आज एक बड़ा खुलासा करना था। आपको याद होगा कि कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कल अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा कोर्ट में करेंगे और उसी अनुसार आज अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से गुजारिश की कि मैं कुछ रखना चाहता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को 2-3 बार जज साहिबा ने टोका भी, बावेजा हैं जज, उन्होंने टोका भी, कावेरी बावेजा, उन्होंने टोका भी, रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट 2 मिनट मुझे दीजिए और अपनी बात केजरीवाल ने बहुत ही साफगोई के साथ रखी है। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि एक्साइज पॉलिसी केस में 4 गवाहों ने मेरा नाम लिया है। क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए 4 बयान पर्याप्त हैं? केजरीवाल ने आरोप यह भी लगाया कि शरद चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया। मेरे पास इसके सबूत हैं। लेन देन साबित हो चुका है क्योंकि रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद यह धनराशि दान की थी। आपको बता दूं दोस्तों कि रेड्डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर नहीं बल्कि एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। और इस मामले में सह आरोपी से सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बने लोगों में से एक हैं। आज जब ईडी ने केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया और केजरीवाल की 7 दिन की हिरासत का अनुरोध किया कि मामले से जुड़े हुए कुछ लोगों से उनका आमना सामना कराने की जरूरत है, इसी दौरान केजरीवाल ने अपने पक्ष में दलील रखते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ईडी को केजरीवाल की कस्टडी तो फिर से मिल गई है दोस्तों, लेकिन उनके आरोप के बाद अब बीजेपी और ईडी दोनों फंस गए हैं। जी हां, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी दोनों फंस गए हैं केजरीवाल के इन आरोपों के बाद। और इसी तरह आज वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे समेत उन 600 वकीलों का बीजेपी के बचाव का एजेंडा भी तब सामने आ गया जब उसकी एक चिट्ठी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने रीपोस्ट कर दिया। इस जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी लिखी गई लगभग 600 वरिष्ठ वकीलों की तरफ से, और इन 600 वरिष्ठ वकीलों में सबसे ऊपर नाम जिनका है वो है एडवोकेट साल्वे का। और इसको पीएम नरेंद्र मोदी रिट्वीट करते हैं। ये देखिए, रिट्वीट करते हैं। इन सब पे भी आता हूं एक एक करके। दरअसल सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे आदिश अग्रवाला, आप जानते हैं आदिश अग्रवाला कौन है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर किताब लिखी थी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी हैं, और जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले इसी कार्यक्रम में, जिनके बारे में हमने बताया था कि आदिश अग्रवाला ने एक चिट्ठी लिखी अपने ही उसी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते राष्ट्रपति के नाम कि ये जो फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे 5 जजों की जो संविधान पीठ है उसका जो फैसला है उस पर फिर से सुनवाई हो, उस तत्काल प्रभाव से इस फैसले को रोका जाए। इसके बाद और भी बहुत ये बातें जो है आगे बढ़ी थी, लेकिन ये सब आप जान चुके हैं। इन्हीं तमाम वकीलों ने, लगभग 600 वकीलों ने
हरीश साल्वे सहित, आदिश अग्रवाल सहित, पिंकी आनंद सहित 500 से अधिक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को यह चिट्ठी लिखकर, जो चिट्ठी आप सामने देख रहे हैं, लिखकर यह कहा है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर कर रहा है। जुडिशरी अंडर थ्रेट, ये देखिए आप, सेफ गार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर, ये यहां सब्जेक्ट है इस चिट्ठी का। इस खत में किसी विशेष केस का जिक्र नहीं किया गया है और न ही किसी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया है, लेकिन यह मामला उस समय उठाया गया है जब कई हाई प्रोफाइल करप्शन के केस अदालतों में चल रहे हैं और इनमें कई केसों में नेताओं को आरोपी बनाया गया है। इन वकीलों की चिट्ठी लिखने की टाइमिंग पर सवाल पहले से तो थे ही, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति उत्साह ने भी उन्हें फंसा दिया, क्योंकि मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, क्या कुछ पोस्ट किया है, इसका हिंदी रूपांतरण आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि दूसरों को डराना, देखिए, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। यहां कांग्रेस कहां से आ गई भाई साहब, यह पूछा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उस चिट्ठी में कहीं कांग्रेस का नाम नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस ट्वीट में मोदी ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है, जबकि वकीलों ने कहीं भी नरेंद्र मोदी ने जो लिखा है, यानी कांग्रेस का नाम उन्होंने नहीं लिखा। यानी साफ है, ये जो देखिए, ये जो है कमिटेड जुडिशरी, प्रतिबद्ध जो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, कमिटेड जुडिशरी है ना। 5 decades ago itself they had called for a committed judiciary। और पहला, देखिए आप, पहला सेंटेंस जिसमें कांग्रेस कल्चर की बात ये कर रहे हैं, यानी साफ है कि मोदी को इस वक्त कांग्रेस की मजबूती से कहीं गहरी चोट पड़ रही है और इसीलिए वो अब कांग्रेस को इस तरह से बदनाम करने में लगे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस का कद जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की गिनती बढ़ रही है। आज फिर रांची के 5 बार के सांसद, जी हां, रांची से 5 बार के सांसद, और ये देख रहे हैं आप, और एक जमाने में, ये भी नहीं है, हाँ बिल्कुल, ये 5 बार के सांसद, और एक जमाने में झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता रहे राम टहल चौधरी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही राम टहल चौधरी ने बीजेपी नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सांसद ने बताया है, राम टहल चौधरी ने बताया है कि 2019 में उनसे जबरन कहा गया कि वो लिखकर दे दें कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप याद कीजिए कि आज की तारीख में भी कई लोगों ने लिख कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। क्या यह परंपरा 2019 में इसकी शुरुआत हो गई थी? क्या गौतम गंभीर से लेकर हर्षवर्धन से लेकर और कई तमाम नेता जो हैं जिन्होंने लिख कर दे दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या उनको भी ऐसे ही जबरन कहा गया था? लेकिन तब 2019 में राम टहल चौधरी साहब को जब कहा गया था, तब उन्होंने इसे तानाशाही कहा था और पार्टी छोड़ दी थी। राम टहल चौधरी ने जातीय जनगणना करने की मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है। और वहीं आज गोरखा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। हामरो पार्टी के अध्यक्ष अजॉय एडवर्ड ने आज इंडिया गठबंधन का साथ देने का फैसला किया। इस मौके पर क्या कुछ कहा है इन्होंने, अजॉय एडवर्ड ने, गोरखा पार्टी की तरफ से, जरा सुनिए। प्राइम मिनिस्टर had come to Siliguri a few weeks back, और आफ्टर 15 years बोल रहा है अभी आप लोग का काम ज्यादा देर नहीं है, अभी होगा। लेकिन 5 साल जो आगे आया था, उस टाइम भी गोरखा लोग का सपना मेरा सपना बोल के गया था। लेकिन ये 15 साल सिर्फ सपना हो गया, हम लोग को जाति को कुछ नहीं मिला। इसलिए हमरो पार्टी फॉर्मली सपोर्ट्स कांग्रेस एज वेल एज द।
तो हमरो पार्टी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने वर्षों तक इंतजार किया लेकिन बीजेपी ने दार्जिलिंग के लिए कुछ नहीं किया। जी हां, बीजेपी ने दार्जिलिंग के लिए कुछ नहीं किया। 5 साल पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी दार्जिलिंग आए थे तो कहा था कि गोरखा लोगों का सपना मेरा सपना है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अग्निवीर जैसी योजना से हम दुखी हैं, यह हमारे युवाओं के साथ धोखा है। ये तमाम बातें यहां करते हुए अजॉय एडवर्ड, हम लोग अब इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं, हमें न्याय यहीं मिल सकता है। वहीं भारतीय गोरखा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीश तमांग, अभी जो आप पिक्चर देख रहे थे इनसे पहले, ये मुनीश तमांग थे, थोड़ा ले आइए मुनीश तमांग को। मुनीश तमांग भी आज कांग्रेस में शामिल हुए। ये मुनीश तमांग हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भी बीजेपी पर गोरखा समुदाय के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। जरा सुन लेते हैं मुनीश तमांग क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, कांग्रेस पार्टी के जो आइडियल्स हैं, क्योंकि हम उससे प्रेरित हैं, क्योंकि हम उससे प्रभावित हैं, इसलिए उन आइडियल्स को आगे रखते हुए एक समूचा भारत को, समग्र भारत को लेकर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मैं आज कांग्रेस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है। और जैसे कि हमारे भाई अजय ने बताया, बीते कई सालों से दार्जिलिंग खास करके और अन्य जगहों में, दार्जिलिंग क्योंकि अन्य जगहों के गोरखाओं को भी प्रभावित करता है, तो दार्जिलिंग की पॉलिटिक्स के कारण अन्य जगहों में भी जिस प्रकार से हमारे समुदाय ने बीजेपी के ऊपर भरोसा रखते हुए इतना समय दिया और उसके बदले में हमारे समुदाय को कुछ भी नहीं मिला धोखा के अलावा। दार्जिलिंग की बात तो अजय भाई ने करी दी है। अभी तक जो बीजेपी ने अपने पिछले 3 मैनिफेस्टो में रखे, उनमें से एक भी सूत्र में वो आगे नहीं बढ़े। कुछ तिनका भर भी उन्होंने कोई उसमें प्रगति। तो अजॉय एडवर्ड का आपने सुना था, उसके बाद मुनीश जी का सुन रहे थे आप। और ये जो एरिया है दोस्तों, ये खासकर दार्जिलिंग का एरिया, ये नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल कहलाता है, उत्तरी वेस्ट बंगाल, उत्तरी पश्चिम बंगाल। और ये एरिया कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन उस मजबूत गढ़ में अब यहाँ कांग्रेस, वहाँ से कांग्रेस में शामिल होने वाले गोरखा समुदाय के जो नेता हैं, ये क्या प्रभाव डालेंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसके अलावा जो झारखंड की बात मैं कह रहा था, राम टहल चौधरी की बात, आइए उनकी बाइट भी सुन लेते हैं, क्या कुछ वो कह रहे थे। ये क्यों इन 3 लोगों की बाइट यहां आपको सुना रहा हूं, आगे चर्चा करेंगे। और कैसे बीजेपी की पोल खुल रही है, इनके ही नेता कैसे पोल खोल रहे हैं, कैसे जुडिशियरी के जरिए पोल खोले जा रहे हैं, कैसे वकील जो बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, नरेंद्र मोदी पर किताब लिखते हैं, वो लोग ही मोदी के पोल खोल रहे हैं। सब कुछ इसमें हम देखेंगे, जानेंगे। सुन लेते हैं जरा क्या कुछ कह रहे हैं राम टहल चौधरी। मैं आज कांग्रेस में इनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और हमने, जैसे आप बताया गया, 5 बार सांसद रहे और बिना सोचे समझे चुनाव के 1-2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए। तो सुन रहे थे आप, बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ बताए हुए कह दिया गया कि आप लिख कर दे दीजिए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमने कहा कि यह तानाशाही है। क्या ये तानाशाही अब 2019 से 2024 में और बढ़ चुकी है? बीजेपी के अंदर खाने, ये बीजेपी के नेता उसकी पोल खोल रहे हैं। और जिस तरह बीजेपी से दुखी होकर ये नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उससे एक बड़ा संदेश गया है कि लोगों को अब बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से अच्छे दिनों की उम्मीद है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी की खुल गई है पोल और क्या अपने बुने जाल में फंस गई है बीजेपी। इसके अलावा केजरीवाल से लेकर तमाम अलग अलग बातें आप तक पहुंचा चुका हूं, रख चुका हूं। इन सब चीजों को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो पोल खुलते हुए दिखाई भी देती है और इससे और पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जुड़े हुए हैं
डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और जुड़े हुए हैं अमरिंदर उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रेम कुमार जी पहले आपके पास आना चाहता हूं, और उस एरिया को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, चाहे वो राम टहल चौधरी का एरिया झारखंड का एरिया हो, चाहे थोड़ा उधर आगे बढ़ें और बिहार से बंगाल की तरफ, तो उत्तर बंगाल और सिक्किम की बात वो एरिया हो। लेकिन वहां जाएं उससे पहले जरा पहले दिल्ली पहुंचना चाहता हूं। आप दिल्ली में हैं ही। अरविंद केजरीवाल का मामला, और उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं कोर्ट में, हालांकि उनका ऑडियो भी अभी काफी वायरल हो रहा है। कोर्ट में उन्होंने जो दलीलें दी हैं वो ऑडियो अरविंद केजरीवाल का जो है वो सोशल मीडिया पे आप सुन सकते हैं। कोर्ट चूंकि आधिकारिक तौर पर स्ट्रीम नहीं कर रहा था, इसको लाइव नहीं कर रहा था, इसीलिए हम उसको पत्रकारिता के मूल्यों को, सिद्धांतों को, एथिक्स को सामने रखते हुए उसको हम आपको नहीं रख रहे हैं, आपको नहीं सुना रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर जो दलीलें दी हैं वो आप तक अब तक पहुंच चुकी हैं। बहुत सारी बातें इसी कार्यक्रम में शुरुआती मेरे इसी प्रस्तावना में मैं रख चुका हूं। तो यहां से जो सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलील में 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड और 4-5 में से नामों में से 2 नाम महत्वपूर्ण, सी अरविंद का नाम, श्रीनिवास का नाम और शरद रेड्डी का नाम, ये सब नाम लेकर आज जो खुलासे किए हैं, कई नाम ऑलरेडी पहले से हैं, इन सबको देखा जाए तो कितनी मजबूती के साथ यहां अरविंद केजरीवाल हिरासत में है, उसके बाद भी अपनी बात रख रहे हैं। और क्या यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी फंसी हुई दिखाई देती है? राजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी का ये फैसला कि हमें बोलना है अदालत में, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ईडी ने बीच में टोका भी था उनको कि आप लिख करके दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं बोलना चाहता हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही। अदालत में उन्होंने बोला, हिंदी में बोला, बोलचाल की भाषा में कही बात, और उसको देश ही नहीं पूरी दुनिया उसकी नजर अदालती कार्रवाई पर रही। तो इस बोलने में उन्होंने बोला जो है उस पर सबकी नजर थी, और उन्होंने उस परसेप्शन को फाड़ कर रख दिया कि अरविंद केजरीवाल या उनके साथी या उनकी पार्टी या उनकी सरकार शराब घोटाले में शामिल है। उन्होंने 2-3 बातें कैटेगोरिकली एकदम कही। एक तो ये कि ईडी हमें परेशान कर रही है, दूसरा ये कि बीजेपी के पास में उस शराब घोटाले का मनी ट्रेल से पैसा दिख रहा है जाता हुआ। ये 2 बातें कही। इसके बाद ईडी परेशान कर रही है, इसको कहते हुए जो बातें उन्होंने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 लोगों के कहने से आप सिटिंग एमएलए को, सिटिंग मुख्य सीएम को आप जेल में डाल देंगे। ऐसा तो दिल्ली के वो पॉकेट काटने वालों के साथ भी नहीं किया जाता है, आप मुख्यमंत्री के साथ करेंगे। और वो भी 4 लोग कैसे, वो उन 4 लोगों के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से ये लोगों के बयान, पहले अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, और जैसे अरविंद केजरीवाल का नाम आता है वो बयान ईडी लेती है और अदालत में पेश कर देती है, और उससे पहले के बयान जो उनको इनोसेंट बताते हैं उन बयानों का जिक्र तक नहीं होता है। इसके अलावा जो बयान बदलता है उस दौरान जो मनी ट्रेल है, उस दौरान जो पैसों का लेन देन है बीजेपी के साथ, वो भी सामने आया है। तो इस तरीके से उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि ये सारा मामला हमें परेशान करने के लिए, उन्होंने कहा है कि ईडी हमें परेशान करना चाहती है, इससे बड़ा आरोप कुछ नहीं हो सकता है। तो अब इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद अब तो अदालत से यही अपेक्षा रहती है कि एक बड़ी जांच की वो मांग करे कि जिसमें ईडी भी शामिल है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। तो इन लोगों की बात पर कैसे किसी को पनिश किया जा सकता है? एक तो ये बात है, कानूनी प्रक्रिया हुई, लेकिन जनता में जो मैसेज गया है राजनीतिक रूप से, बीजेपी ये चाहती थी
कि विपक्ष को और आम आदमी पार्टी को ये दिखाए कि ये भ्रष्ट है। अरविंद कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में नहीं होंगे, ये सारा समन आना बंद हो जाएगा। तो ये समन आए, ये इंपॉर्टेंट बात है। समन केजरीवाल नहीं भेज रहे थे, ईडी भेज रहा था। और ईडी के अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नहीं था कि वो अरेस्ट हो जाएं। अरेस्ट करना ईडी के हाथ में था। तो ये अरेस्ट करने में इतनी देरी क्यों हुई? ये समन बार बार क्यों भेजे गए? क्या इस दौरान भी उसी तरह का प्रेशर टैक्टिस था कि अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए दबाव डाला जाए, जैसा वो कह रहे थे? यानी गिरफ्तारी उनके हाथ में नहीं थी, गिरफ्तारी ईडी के हाथ में थी। उसने देरी की, समन बार बार उसने भेजे अपने मोटिव से। अरविंद केजरीवाल कौन होते बार बार समन मंगाने वाले? समन का पालन वो नहीं कर रहे थे। पालन नहीं कर रहे थे तो आपको जेल में उसी समय डालना चाहिए था, पहले, दूसरे, तीसरे। तो ये सारी बातें भी खुल करके सामने आई हैं। और 1 अप्रैल की जो तारीख है, जिस दिन कस्टडी खत्म होगी, उसी दिन कस्टडी को चैलेंज करने वाली और अरेस्टिंग को चैलेंज करने वाली याचिका पर भी ईडी को अपना पक्ष रखना है और हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो 1 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक ये अरविंद केजरीवाल वाला प्रकरण है, उसमें हमें लगता है अरविंद केजरीवाल ने परसेप्शन की लड़ाई जीतनी है और इंडिया के पक्ष में ये बात गई है कि बीजेपी पूरे विपक्ष को और इंडिया गठबंधन को परेशान कर रहा है, इंडिया गठबंधन को तोड़ रहा है, पार्टी को तोड़ रहा है, नेताओं को तोड़ रहा है। ये मैसेज गया है। जी बिल्कुल। अब जल्दी में जी प्रेम कुमार जी, झारखंड वाली बात पर आ जाते हैं, जहां राम टहल चौधरी जी, जो कि 5 या 6 बार सांसद रहे हैं बीजेपी से, रांची से रहे हैं और कद्दावर नेता रहे थे। हालांकि जो बीते कुछ समय से उनको थोड़ा साइडलाइन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनका प्रभाव है, ओबीसी के बड़े नेता हैं। और झारखंड में जो हवा बह रही है उसका ये सिम्टम्स है। आप देखिए झारखंड में इस बार जो चुनाव होंगे, तो इस बार जैसे सिंहभूम की 2 सीटें हैं, एक गीता कोड़ा जो निर्दलीय पहले जीतती थी, कांग्रेस में थी, कांग्रेस की सांसद थी, उसको बीजेपी ने अपनी तरफ किया था। तो बीजेपी को उम्मीद थी कि हम सिंहभूम की सीट जीत लेंगे, पश्चिमी सिंहभूम की। लेकिन वहां जो एमएलएस हैं उनमें 6 में से 5 जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दलों के पास है। उसी तरीके से पूर्वी सिंहभूम में भी, जहां बीजेपी का सांसद है, लेकिन एमएलए सीट्स जो है आज की तारीख में 6 में 5 इधर इंडिया गठबंधन के साथ है, एक निर्दलीय के पास है। तो इस तरीके से इस बार जो सीन बदला हुआ है, आप गीता कोड़ा को लेकर के भी, गीता कोड़ा इस बार जीतेंगी कोई बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और पश्चिम सिंहभूम की जो दूसरा मैंने जिक्र किया, जिस जमशेदपुर आता है, जमशेदपुर कंस्टिट्यूएंसी, वहां पर भी बीजेपी का 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी और सारा एमएलए जो इंडिया गठबंधन के पास है, तो वहां भी इस बार बीजेपी की जीत नहीं लग रही है। और दूसरी तरफ अब रांची जैसी सीट जो बहुत बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, वहां भी अगर राम टहल चौधरी जैसे नेता इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी झारखंड की जो हवा है वो बदल चुकी है। बिल्कुल बदल चुकी है। कैसे बीजेपी की पोल खुल रही है, उनके ही नेता पोल खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी कैसे पोल खोलकर रख दी है। और इस पूरे मसले पे, अरविंद केजरीवाल के मामले पे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा क्यों हो रही है, और देश की न्यायपालिका पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। और 600 वकील अगर चिट्ठी लिखते हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को, तो उसे क्यों रिपोस्ट करना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसमें क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं, और 140 करोड़ जनता कांग्रेस को अस्वीकार कर चुकी है, यह बात क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखनी पड़ती है। इन सारी चीजों के तह में जाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, जरा आपसे समझूं कि अरविंद केजरीवाल का खुद का, हालांकि उनका जो ऑडियो है काफी वायरल हो रहा है, जो दलीलें उन्होंने दी हैं और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं, रखी हैं, 10 मिनट, लगभग 9 मिनट 49 सेकेंड, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें कोर्ट में। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या ये चुनाव में अब, और जो बात यहां झारखंड के मसले पे कह रहे थे हमारे साथी प्रेम कुमार जी, कि हवा जो है
हवा का रुख वो बदल चुका है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? हवा के बदले हुए रुख में लोग गलतियां कर रहे हैं और उसमें लपेटे में लेने की कोशिश कभी केजरीवाल को तो कभी कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को भी फ्रीज किया हुआ है। और इन सब के बीच जनता जो है वो तो सब देख रही है ना प्रोफेसर रविकांत जी। बिल्कुल राजीव जी, जब जब इस तरह का काम हुआ है कि किसी नेता को, खास करके जो जन नेता हो, उसे आपने अगर जेल में डाला और जो भी आरोप लगाए अगर वो सिद्ध नहीं होते तो ये उल्टा पड़ता है किसी भी सरकार की। अरविंद केजरीवाल बहुत मजे हुए नेता है। जब अभी तक उनके चाहे डिप्टी सीएम जेल गए हों या संजय सिंह गए हों, एक भी पैसे को ईडी साबित नहीं कर पाई है कि पैसा गया कहां है, किसने लिया है, कितना लिया है, और जिसके जरिए इन लोगों को फंसाया गया है, जो केजरीवाल का अपना कहना है, वो व्यक्ति, वो रेड्डी 55 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को चंदा देता है जी। ये क्या आंखों में आप धूल झोंक सकते हैं लोगों के? मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जो सीधे जनता तक पहुंच चुका है। वो पिछले लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है जो नारा लगा था, वो इसलिए दब गया था क्योंकि उस समय पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट में वो पूरा जो मीडिया जिस तरह से आ गया था सामने, तो उस वजह से वो चीज नहीं चल पाई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो आपका धर्म का मुद्दा चल पा रहा है, ना आपका राष्ट्रवाद का मुद्दा। तो लद्दाख का देख लीजिए आप, जिन लोगों ने, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने ज्वाइन की है अभी कांग्रेस पार्टी, उनका क्या कहना है? या जो लोग अभी अनशन पर थे, वो उन लोगों का क्या कहना है? कि भारत सरकार जिसकी बात करती आ रही थी, नरेंद्र मोदी जो पिछले सरकार में ये कहते थे कि साहब चीन को लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए, उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला है। वो कहते हैं कोई घुसा नहीं है, रक्षा मंत्री कहते हैं कि अच्छा अब ठीक हो गया है। तो ये जो कोशिश चल रही थी वो कोशिश अब फेल हो रही है। मोदी जी ने एक नया जुमला फेंका है। उन्होंने एक टेलीफोन की वार्ता में बंगाल की एक महिला नेत्री से कहा है कि जो ईडी के जरिए पैसा पकड़ा जा रहा है, मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं, इसको जनता में ही बांटा जाए। अब ये 15 लाख की तरह का जुमला है, क्योंकि आपका कोई और एजेंडा तो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन जो लोग इस बात को जानते हैं कि अच्छे दिन का वादा हो, या 15 लाख की बात रही हो, या इस उत्तर प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि होली और दिवाली पर हम 2 सिलेंडर देंगे मुफ्त, वो कुछ नहीं मिला। तो अब लोग जानते हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो जुमला है या सही है। तो ऐसे में चुनाव की जो जमीन है वो नीचे से दरक रही है जी। अब इसीलिए वो पूरी ईडी के जरिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और विपक्ष को इतना कमजोर आप करना चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में ही ना हो। जैसे कांग्रेस पार्टी के आप जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर देंगे। चुनाव के समय ही ईडी जो काम कर रही है, मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है। ईडी की इन कार्रवाइयों पर चुनाव आयोग क्यों खामोश बैठा हुआ है? जब आचार संहिता लग चुकी है, उस समय आपको करना है, आप करिएगा ना, उसके बाद करिएगा, किसने रोका है? या अभी तक आप चुप क्यों बैठे हुए थे? लेकिन आचार संहिता लगने के बाद भी अगर ईडी इस तरह की धरपकड़ कर रही है और गोदी मीडिया बाकी का काम कर रहा है, यही हुआ था ना 11, 12, 13 में 2G, 3G, 4G, 5G क्या क्या घोटाले चल रहे थे। लेकिन निकला क्या? मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसी पर वो भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। आज की जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा बना हुआ जो ब्रांड था वो ध्वस्त हो चुका है। लोग इस बात को जान चुके हैं कि मोदी जी जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, विपक्ष को केवल कमजोर करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इस समय जनता चुनाव लड़ रही है, और मोदी जी अभी जो बात कह रहे थे, या जो लोग कहते हैं कि ईडी के जरिए ये हो रहा है, और जो विपक्ष है वो जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा, अपने रिट्वीट में लिखा कि साहब ये झूठ बोलते हैं
और दबाव बनाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी जो रैली वैली करते हैं ना, एक बार ट्वीट ले आते हैं, रिपोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीधा हमला करने की कोशिश कांग्रेस के ऊपर। जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कुछ है उस ट्वीट को। देखिए, नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका कमिटेड जुडिशरी का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। यह कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री देश के। और सीधा पहला सेंटेंस की कांग्रेस की लोगों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है और प्रतिबद्ध न्यायपालिका कमिटेड जुडिशरी की बात 5 दशक पहले से कांग्रेस करती आई है। और ये जो बात यहां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी का जिक्र हम कर रहे हैं। और ये क्यों लिख रहे हैं, तो एक लगभग 600 वकीलों की चिट्ठी, और उस चिट्ठी में वो जो वकीलों के सिग्नेचर हैं उसमें वही वकील हैं मैक्सिमम जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया था। और इसके अलावा इसमें और कुछ बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है उस चिट्ठी को अगर देखेंगे आप। लेकिन उस चिट्ठी में कहीं यह नहीं कहा गया है कि कांग्रेस के ऊपर उन लोगों ने वार किया है, भले अघोषित रूप से बिना लिखे हुए कांग्रेस की तरफ हो, लेकिन यहां इसके जरिए क्या जुडिशरी के ऊपर हमला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? यह सवाल है। क्या सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को के ऊपर हमला करना चाहते हैं? इसी बीच इसी को रीपोस्ट करते हुए कोटेड पोस्ट जो है प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील का है। लिख रहे हैं कि सरकार के पसंदीदा वकील साल्वे ने चुनावी बॉन्ड की रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के विवरण को उजागर होने से रोकने की बहुत कोशिश की। टैक्स हेवन में उनके खातों का खुलासा पनामा और पेंडोरा पेपर्स से हुआ था। अब वो 600 गैर वर्णित वकीलों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं जो सीजेआई को सख्त आदेशों से पीछे हटने के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कितने बॉन्ड दाता साल्वे के ग्राहक हैं? आश्चर्य की बात है कि मोदी इस पत्र के समर्थन में ट्वीट करते हैं। प्रशांत भूषण, देश के वरिष्ठ वकील, ये भी अपनी बात और सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और सीधा हमला हरीश साल्वे के ऊपर, जो देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी। और जो बात यहां लिख रहे हैं एक्सपर्ट प्रशांत भूषण, ये बहुत महत्वपूर्ण और साफ लिख रहे हैं कि इनमें से कितने बॉन्ड दानदाता जो दाता हैं, जो बॉन्ड खरीदे हैं, वो साल्वे के ग्राहक हैं। और आश्चर्य की बात है कि मोदी इस पत्र के समर्थन में ट्वीट करते हैं। यह आप देख रहे थे। चलिए अब जरा आता हूं सीधे प्रोफेसर रविकांत जी, माफी चाहूंगा बीच में आपको रोका, ये दो बहुत, क्योंकि एक उसी पर देखिए चिट्ठी को रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत भूषण। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए, जो बात मैं कह रहा था कि मोदी जी लिख रहे हैं उसमें कि 140 करोड़ भारतीयों ने कांग्रेस को नकार दिया। 20% से ज्यादा तो अभी कांग्रेस पार्टी के पास वोट ही है, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी जो रैलियां करते हैं उसमें अपने पूरे सत्ता तंत्र का इस्तेमाल न करें तो देख ले कि कितने लोग उनके साथ आते हैं, उनके भाषणों को सुनने के लिए आते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के न्याय यात्रा तक जो लोग आ रहे थे वो 140 करोड़ में शामिल नहीं थे। तो मोदी जी को खैर इसी में उलझाए रखना है लोगों को, और वो चाहते हैं कि इसके जरिए ही चुनाव जीत लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो इस बार बहुत बड़े मुगालते में है। देश की जनता चुनाव लड़ रही है और उसको विपक्ष भी महसूस कर रहा है और सत्ता पक्ष जिस कदर महसूस कर रहा है, यही वजह है कि लगातार टिड्डी दल की तरह ईडी हमलावर है और मीडिया जिस तरह का गुणगान कर ही रहा है, उससे लगता है कि बेहद बौखलाहट इस समय मोदी जी के खेमे में है। लेकिन क्या लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? जो 10 साल में हुआ, आपने रिपोर्ट कार्ड तो दिया नहीं कि आपने क्या किया, लेकिन उल्टा ही आपको केवल विपक्ष पर हमला करना है, आपको बताना नहीं है कि हमने क्या किया। क्या देश की जनता, देश के नागरिक आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए वो पूरी तरीके से जवाबदेही वाला चुनाव होगा और लोग उनको रिजेक्ट करने जा रहे हैं। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपके पास आऊं, लेकिन पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी,
कोर्ट में जो कुछ हुआ, जरा वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल के जो दलीलें हैं उसमें कितना दम है, और क्या यहां से पूरा का पूरा मामला इस चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिश हुई है उसमें क्या आपको लगता है कि बीजेपी आज की तारीख में बैकफुट पर है? इन मुद्दों पर अपनी बात रखूंगा। एक तो अरविंद केजरीवाल का कोर्ट का मामला, जी, दूसरा यूएस का स्टेटमेंट, और तीसरा जो मोदी जी ने वकीलों की चिट्ठी को रिट्वीट किया है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और ईडी का इस्तेमाल एक पॉलिटिक्स है, तो आज अरविंद केजरीवाल ने उस पॉलिटिक्स का एक मास्टर स्ट्रोक कोर्ट में खेल दिया। पहली बात तो एक पीआईएल हाई कोर्ट में गई, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री फंक्शन नहीं कर सकते। उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने उठा के फेंक दिया और ये कहा कि ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर का है और ये कोर्ट के अभी अधिकार में नहीं है। तो वो एक किस्सा खत्म हो गया। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने जो आज किया, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बाकी तो हमारे साथी कह चुके। एक, उन्होंने खुद आर्गुमेंट किया जिसका कि ऑडियो घूम रहा है सोशल मीडिया पे और वो पूरी दिल्ली में जाएगा। दूसरा चीज, उन्होंने सीधे तौर पे रिमांड का विरोध नहीं किया और ये कहा कि ईडी जितना दिन चाहे हमको रखे। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक उन्होंने वहां पे खेल दिया कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं करेंगे। अब ये गिरफ्तारी जो है वो गले की फांस बन गई जी। अगर ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी, तो पॉलिटिकल गिरफ्तारी गले की फांस बन गई। उनका जो 6-7 मिनट का जो वक्तव्य है कोर्ट के अंदर, आज वकील नहीं थे, आज अरविंद केजरीवाल खुद अपनी जिरह कर रहे थे और उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बयानों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि भाई उसने 3-4 बार जो रेड्डी है, अरविंदो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी एमडी, उसने 3 बयान दिए। उन 3 बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। उसके बाद वो गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद वो चंदा देता है 55 करोड़ रुपए। उसके बाद उसकी रिहाई होती है, उसकी जमानत मिलती है और वो सरकारी गवाह बन के आजाद हो जाता है। अब उसके बयान पर आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसकी की क्रेडिबिलिटी खराब है। ऐसे उन्होंने एक और बयान की चर्चा की जिसको गिरफ्तार करके, जिसके पिछले बयान जो है में अरविंद केजरीवाल फिगर नहीं होते हैं। उसके बाद उनके बेटे को किसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसने भी बयान बदला अपना। यानी बहुत साफ तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में ये साबित किया कि उनके खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे थे दबाव डालकर, और एक मनी ट्रेल जो 55 करोड़ रुपए की वो इस्टेब्लिश होती है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना का भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि उन्होंने पूछा कि भाई 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल डाउटफुल है, अभी प्रूव नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, जितने लोगों को ईडी ने अभी तक किया है, अंदर उनकी जांच में जो भी हो, कोर्ट के सामने और पब्लिक डोमेन में अभी तक कोई मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं हुई है, 1 रुपए की भी। तो आज अरविंद केजरीवाल ने इसकी पॉलिटिक्स को, जिसको कहते हैं ना कि बाउंड्री के बाहर गेंद फेंकना, कि अगर आप ईडी के जरिए पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो अरविंद केजरीवाल ने आज उस पॉलिटिक्स को ठीक से जो है फ्रंट फुट पे आके खेल दिया जी। और ये कह दिया कि आप रखो, मुझे जब तक रखना है। यानी अब वो अरविंद केजरीवाल ये मन बना चुके हैं, ये तय कर चुके हैं, उनके पास फीडबैक है कि उनको जेल में रहकर चुनाव लड़ना है और जेल में रहकर उनको फीडबैक मिल रहा होगा वहां से, अपनी पार्टी से, कि उनको जेल में रहकर
पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है, उनको सिंपैथी मिल रही है। तो उन्होंने मोदी साहब के सामने एक बॉल उनके खाते में फेंक दी है कि अब आप, हम विरोध नहीं कर रहे, आप रखो मुझे जेल में। हम देख चुके हैं राजीव जी की जेल के अंदर से जब राजनीति होती तो उसका क्या होता है, इमरजेंसी से लेके आज तक हमने कई बार देखा है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी की, आज जो यूएस ने जो बयान दिया है, सम्मन किए जाने के बाद फिर बयान दिया है, अब ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो अब की बार ट्रम्प सरकार मोदी जी वहां करके आए थे, अब यूएस जो है उसको लेकर दबाव बना रहा है यहाँ पे, और वो उस मामले को इंटरनेशनलाइज कर रहा है कि किस तरीके से भारतीय कोर्ट जो है वो, उसकी अपेक्षा है कि ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करें। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक कांग्रेस के अकाउंट सील और केजरीवाल की गिरफ्तारी का रेफरेंस दिया। अब देखना है कि मोदी सरकार क्या करती है, कितनी आंख लाल करके दिखाती है अमेरिका को, ये अब इनके पाले में है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी आज के परिप्रेक्ष्य में, वो है चिट्ठी वकीलों की चिट्ठी। देखिए, मोदी साहब ने उसको रीट्वीट करके इन वकीलों की पोल खोल दी। इसमें वो वकील भी हैं राजीव जी जो सुप्रीम कोर्ट के केस के दौरान, सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक की तरफ से और फिक्की की तरफ से और सीआईआई की तरफ से ये दलीलें लेकर गए थे कि स्टेट बैंक वो कोड रिलीज ना करे। उन्हीं वकीलों में इतने चिट्ठियां लिखी हैं। ये अग्रवाल साहब भी वही थे, ये साल्वे साहब भी वही थे, बाकी तो प्रशांत भूषण ने साल्वे साहब की कलई खोल दी है। तो ये दोनों वकील थे, और बाकी जो और वकील जिनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फटकारा था भरी कोर्ट में, उनके नाम मुझे नहीं दिखाई दिए कि उनके नाम भी क्या उन 600 वकीलों में हैं। लेकिन अग्रवाला का नाम, जो कि मोदी साहब पे किताब भी लिख चुके हैं, आपने बताया जी। और साल्वे साहब, इनकी चिट्ठी को लेकर, इसके अलावा उस पूरे 600 में कोई आपको बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का नहीं। पहली बात की ये अंदर खाने मिली भगत थी, मोदी साहब ने उसके कुछ घंटे बाद उसको रिट्वीट कर दिया, और उसको मैंने भी रिट्वीट किया मोदी जी को कि ये रिट्वीट नहीं करना चाहिए था, आपने पोल खोल दी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी कि इससे लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले से कितना हिले हुए हैं मोदी जी, कितना परेशान है। तो कुल मिला के आज का जो पॉलिटिकल का दिन था, पॉलिटिक्स का, वो कोर्ट से था, और जिसमें अरविंद केजरीवाल ने आज जो है गेंद को निश्चित तौर पे बाउंड्री के बाहर फेंका है राजीव जी। तो एक तरफ कोर्ट और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की मजबूती। आपने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत होती हुई, उसके हाथ मजबूत होते हुए झारखंड के एक नहीं बल्कि 5-5 बार के रांची के सांसद वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। हवा की दिशा क्या बदल चुकी है उसके बारे में प्रेम कुमार जी बता चुके हैं। उधर नॉर्दर्न बंगाल जो है वो वहाँ के भी अगर जो पार्टी सहित अगर कोई आता है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। और बिहार में जो अभी तक चल रहा था गठबंधन को लेकर, उसके जो धागे हैं वो सुलझ गए हैं, और कल दिन में 1 बजे या 12 बजे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद उसकी घोषणा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। ये सब चुनाव की गतिविधियों के बीच जो न्यायपालिका में गतिविधियां चल रही हैं उसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चर्चा का मूल विषय है। और इसमें कैसे बीजेपी की पोल खुल रही है। क्या अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है? क्या अरविंद केजरीवाल का जेल के अंदर रहना पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए लाभदायक यानी कि फायदेमंद होगा? ये सारे सवाल हैं। आइए जरा चलते हैं सीधे श्रवण गर्ग साहब के पास में, उनसे समझें कि ये जो कुछ भी गर्ग साहब जो भी डेवलपमेंट है इससे किसको घाटा, किसको फायदा, किसको नफा, किसको नुकसान? वो शायद प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले उनको सुन ले। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अभी अभी की खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जवाब दिया है नरेंद्र मोदी जी को उस ट्वीट ट्वीट का पे जी, जो अभी लेके आ उन्होंने रहा हूँ रिट्वीट ट्वीट। किया है। जी जी जी। जी जी। और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 3 उदाहरण रखे हैं कि कमिटेड जुडिशरी किसकी है। पहला उन्होंने कहा है कि जो 4 जज बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनमें से एक को राज्यसभा भेजने वाले आप ही थे। दूसरा उन्होंने उदाहरण रखा है पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के जज को बीजेपी में लाने वाले सिटिंग जज को इस्तीफा दिला के, और टिकट देने वाले आप ही थे। और तीसरा उदाहरण रखा है कि जो एक कमेटी बनी थी जुडिशरी को लेकर के, ये है। उस बारे में भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो टर्न डाउन किया था वो भी प्रतिबद्ध न्यायालय बनाने की कोशिश वो भी आपने ही की थी। तो एक करारा जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है। बस हम उसी अपडेट को जी आपसे बिल्कुल साझा बिल्कुल। करते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ये बनाने, तीसरा जो आप कह रहे हैं ये बनाने की बात थी। तो 3 तरह से आप देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा जुडिशरी के बारे में बोल रहे हैं कि क्या यू आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, आप जुडिशरी के बारे में, आप न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो लीजिए सुनिए। और ये 3 पॉइंट जो रखे हैं इन्होंने मोदी जी के सामने, और ये बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ऐसे में चुनाव, और चुनाव में कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे चर्चा। और न्यायपालिका के ऊपर सीधा हस्तक्षेप करने की कोशिश, आरोप लगाने की कोशिश, और उसी न्यायपालिका के अधीन कई सारे मामले, कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं। क्या सचमुच न्यायपालिका पर प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है? और यही बात तो जर्मनी ने भी कही, और यही बात अमेरिका एक नहीं बल्कि 2 बार कह चुका है। आखिर क्या हमारे देश के साथ, देश के अंदर जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है? सवाल बहुत वाजिब है और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं श्रवण गर्ग साहब के जरिए। जी गर्ग साहब। देखिए, टाइमिंग को देखिए आप कि जिस समय ये केजरीवाल का मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आता है, उसके ठीक पहले ये जो देश भर के 600 वकील हैं, ये सालवे साहब के नेतृत्व में एक लेटर साइन करते हैं। वही 600 लोगों ने 1 घंटे में या आधे घंटे में तो साइन नहीं किए होंगे राजीव जी। देश भर के लोग हैं तो कुछ टाइम तो लगा होगा। कितनी बड़ी तैयारी है इन लोगों की कि कैसे जुडिशरी को आतंकित करना है। इसमें सिग्नेचर करने वालों में वो हैं जिन्होंने एसबीआई को रिप्रेजेंट किया था, और चीफ जस्टिस ने उनके साथ किस तरह से पेश आए थे, सारी दुनिया ने देखा कि वो कैसे घबरा रहे थे। इसमें साइन करने वाले वो भी हैं जिन्होंने मांग की थी कि इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज देना चाहिए मामले को। मैं देखिए, ये मामला कमिटेड जुडिशरी का नहीं है। एक फर्क है कि कमिटेड जुडिशरी और टेरराइज्ड जुडिशरी में। ये जो जुडिशरी जो चाहते हैं जी, हमारे नेतृत्व के लोग, वो एक आतंकित जुडिशरी चाहते हैं, एक भ्रष्ट जुडिशरी चाहते हैं कि आप अदालत से रिटायर होकर निकलिए और आपके लिए पोस्ट तैयार है, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे पक्ष में फैसला देना है बस। ये जो पूरा मामला आया है आज, इन्होंने पूरी चमड़ी उधेड़ के रख दी है जुडिशरी की भी और सरकार की, कि सरकार आखिर चाहती क्या है। इसमें चिंता की बात यह है राजीव जी कि न्यायपालिका से जुड़े इतने सारे लोग सरकार के साथ हैं। 600 लोगों ने एक पत्र पर सिग्नेचर किए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है
ये 600 लोग 6000 भी हो सकते हैं देश भर में, और 6 लाख भी हो सकते हैं। और ये लोग जो हैं वो इस सरकार को, हुकूमत को बचाए रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 50 साल पुराने दौर में लौट रहे हैं और कमिटेड जुडिशरी की बात कर रहे हैं। वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं, कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, कमिटेड पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पूरी सत्ता, पूरा शासन, सब कुछ मुझ में निहित है, मैं ही हूं जो कुछ हूं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जो मांग की गई उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस को डराने की, आतंकित करने की ये कोशिश है। ये पत्र मतलब जुडिशरी के कई लोगों ने कई बार चिट्ठियां लिखी हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लिखा था कि चिट्ठी लिखी थी बार एसोसिएशन के लेटर पैड पे कि इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में डाल देना चाहिए, तब बार के लोगों ने विरोध किया था कि ये हमारा प्रस्ताव ही नहीं है और हम इसको ऑन नहीं करते। इन्होंने अपनी मर्जी से प्रस्ताव भेजा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जारी किया था। इस सरकार ने जो क्या किया है कि पूरी जुडिशरी को दो फाड़ कर दिया है। आपको नागरिकों को, देश के नागरिकों को न्याय अगर पाना है तो उसको यह तय करना पड़ेगा कि किस जज के सामने जाना है और किस वकील को करना है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग वकीलों के क्रेडेंशियल्स चेक करके अपने केसेस ले जाएं और बेंचेस देख के अपने केसेस को लगवाएं। 4 जजों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मूल मुद्दा रोस्टर था, सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर था जी। इस जो वर्तमान व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी ये एक इशू रहता है कि किसके सामने लगना चाहिए। कि बिल्किस का मामला अगर किस बेंच के सामने लगेगा तो क्या आएगा, और बिल्किस के अपराधियों को कौन सी बेंच छोड़ देगी और कौन सी बेंच उसको फिर से कन्विक्ट करेगी। इस हुकूमत ने जो सबसे बड़ा अन्याय किया है देश में, डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव को तो करप्ट किया ही है और लेजिस्लेचर को खरीद लिया है इन्होंने, पर जुडिशरी को कमिटेड करने की कोशिश है और मीडिया को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है इन्होंने। तो इसलिए इसको अलग एंगल से देखना पड़ेगा। ये जो लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है, इसका एंगल बिल्कुल अलग है। वो एंगल ये है कि नवंबर में रिटायरमेंट के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी जगह लेने वाले जो न्यायाधीश हैं उनको चेताया जा रहा है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो खतरनाक रास्ता है, और इसके प्रति चिंता व्यक्त करनी चाहिए। जो प्रशांत भूषण का ट्वीट है, जो जवाब दिया है उन्होंने जी, वो उसी के सिलसिले में है।
तो ये मेरा जो जुडिशरी को लेकर आपका जो सवाल था उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपका कोई और किसी मुद्दे पर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जुडिशरी से ही रिलेटेड, न्यायपालिका से ही रिलेटेड अरविंद केजरीवाल का जेल के अंदर रहना, और उसमें आज अरविंद केजरीवाल ने जो दलीलें दी हैं, उसमें जो बातें रखी हैं, और चुनाव का वक्त है, ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल का जेल के अंदर रहना पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा या यहाँ उनके लिए नुकसानदेह होगा? देखिए, केजरीवाल को लेकर मेरे विचार अलग हैं जी। मैं थोड़ा सा जो व्यक्त किया जा रहा है उससे मैं भिन्न मेरा विचार है। केजरीवाल ने क्या एक बार भी इंडिया अलायंस का नाम लिया? किसी भी वक्तव्य में अपने कांग्रेस का कोई नाम लिया, कांग्रेस के समर्थन की कोई तारीफ की? क्या उन्होंने कहा कि हम ये मोदी पर कोई आक्रमण किया? क्या केजरीवाल ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ अपनी गिरफ्तारी को जोड़ा? क्या उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी का संबंध इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो सरकार फंसी है उसको डाइल्यूट करना, उसको जनता की नजरों से हटाने की कोशिश है? कहा क्या उन्होंने? अगर कहा हो तो राजीव जी आप बता सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन हाँ, आज जब दलील दे रहे थे तो शरत चंद्र रेड्डी के मामले में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र जरूर किया है, और उन्होंने कहा है कि 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो रिश्वत दी गई। मामला अलग है जी कि शरत चंद्र रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो जो पैसा, जिस पैसे का जिक्र है वो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, ये जिक्र है। मेरे कई सवाल हैं। अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी अगर इसी मामले में फंसे हैं तो जो डिफेंस में अपने दलील केजरीवाल दे रहे हैं, उन्होंने अपने दो साथियों को बचाने के लिए क्यों नहीं दी? उनके दो साथी जेल में कैसे हैं? आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि अमित शाह को यानी मुख्यमंत्री थे अमित शाह, मोदी मुख्यमंत्री थे और अमित शाह को जेल हो जाए तो कितने दिन जेल में रह सकते हैं अमित शाह? केजरीवाल किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? खुद के लिए लड़ रहे हैं कि इंडिया अलायंस के लिए लड़ रहे हैं? क्या उन्होंने कहा कि ये जो पूरी कोशिश है ये दिल्ली में और पंजाब में मतों का विभाजन रोकने की है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल जाए? उन्होंने क्या कहा क्या कि ये इसके कारण जो नुकसान होगा वो इंडिया अलायंस को होगा, कांग्रेस को होगा? कहा क्या उन्होंने? क्या उन्होंने कहा क्या कि हम पंजाब को लेकर सीटों का समझौता करने को तैयार हैं, कांग्रेस को सीटें देने को तैयार हैं? आम आदमी पार्टी की तो पंजाब में लोकसभा में कोई सीट ही नहीं है। एक सीट थी वो भी चली गई, वहां तो कांग्रेस है लोकसभा। अरविंद केजरीवाल जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस उसमें कहां तक है? इंडिया अलायंस तो है। आप जो अब प्रदर्शन है 31 तारीख को आप देखेंगे कि उसमें
हम देखना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का कौन आदमी, कौन नेता उसमें शामिल होता है। जी। ये जो चल रहा है इसके प्रति थोड़ा सा नजरिया, मतलब आप जेल से सरकार क्यों चलाना चाहते हैं? आपके जो साथी हैं, आप उनको क्यों नहीं देना चाहते जिम्मेदारी? हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बनाया कि नहीं बनाया? सुनीता केजरीवाल क्यों पढ़ रही है आपके लेटर्स को? आतिशी और भारद्वाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आपके लेटर्स को? जी। आप क्या चाहते क्या है? आप अपने प्रति सिंपैथी क्यों चाहते हैं? क्या इससे, अगर आपने 3 सीटें दी हैं दिल्ली में कांग्रेस को, तो क्या ये इसमें रिजल्ट होना चाहिए कि कांग्रेस हार जाए वहां और आप चारों जीत जाएं? मतलब एक जो शक पैदा हो रहा है कि आप जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। जेल में क्रांतियां होती हैं, जेल से क्रांतिकारी पैदा हो सकते हैं, क्रांति के की योजनाएं बनती, जेल से सरकार थोड़ी बनती। जेल, डेमोक्रेसी में अगर आपका यकीन है तो एक विपक्ष भी चाहिए आपकी बात जी। के लिए। हमको केजरीवाल के प्रति सहानुभूति ये होना चाहिए कि पॉलिटिकल एंड्स को अचीव करने के लिए हुकूमत केजरीवाल का इस्तेमाल कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में वित्त मंत्री के पति ने जो कहा, पाराकाला प्रभाकर ने, अगर आपने सबने देखा ही है, हम सब लोगों जी ने, बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिबेट और पूरी बातचीत को चुनाव तक कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। चुनाव होते ही सारी चिड़ियाएं बाहर आ जाएंगी, पर जो डैमेज होना है वो हो जाएगा। जी। एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड, मतलब पूरी की पूरी, हमको तो पता है कि केजरीवाल गए नहीं थे बॉम्बे के रैली में, शिवाजी पार्क की रैली में, सौरभ भारद्वाज गए थे। इसमें जो परतें हैं राजीव जी, केजरीवाल का बयान अच्छा है, बयान उन्होंने जो दिया, प्रशांत जी ने बताया, वायरल हो रहा है, दिल्ली के घर घर में जा रहा है। वो कोर्ट से निकलते हैं तो क्या कहते हैं, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बधाई देते हैं कि तुम उनके यहाँ बेटी हुई है तो उनको बधाई। केजरीवाल बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और मोदी को टक्कर देने में बहुत सक्षम है, सबसे बड़े पॉलिटिशियन है। मैं इस समय जो बात कर रहा हूं वो अलग बात कर रहा हूं। केजरीवाल चाहें या चाहते तो अपनी इस गिरफ्तारी को विपक्षी गठबंधन के बड़े अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकते थे, एक बड़ी उपलब्धि में, कि भाई इंडिया अलायंस का एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, आम आदमी पार्टी का नेता नहीं हुआ है। राइट। आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहली खबर आई ये थी कि राहुल गांधी उनकी पत्नी से मिलने जाने वाले। आपने भी सुना होगा। जी बिल्कुल। और ऑफर करेंगे कि कुछ कानूनी मदद चाहिए क्या, और ये राहुल गांधी गए क्या उनके यहाँ? नहीं गए।
मना कर दिया उनको। अच्छा, वो नहीं जा पाए, कोई आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन मिला हो उनके घर पे आके राहुल गांधी से कि आप तो नहीं आ पाए, हम आए हैं आपसे मिलने, हमको ये मदद चाहिए, ऐसा भी नहीं हुआ। अगर हम इंडिया अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पूछा इसलिए मैंने इस प्रश्न जी का जी जवाब बिल्कुल दिया। बिल्कुल खुल के बोलिए, बिल्कुल। तो मैंने डर साहब इस बिल्कुल खुल सवाल के को- बोलिए, सबके विचार रखने के वो है, ये प्लेटफॉर्म हाँ, वही है कि नहीं, सबके अपने मैं- स्वतंत्र मैं- विचार मैंने हों। अपनी- कम से कम इतनी मैंने स्वतंत्रता अपनी- यहाँ तो है। मैंने अपनी बात जुडिशरी के मुद्दे पर खत्म कर दी थी, तो फिर जी, आपसे जी। कहा था कि आपका कोई सवाल हो तो पूछिए, जी 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 क्योंकि प्लीज। मैं जो बोल रहा हूं वो जो मुख्य धारा में जो इस समय केजरीवाल के बारे में बोला जा रहा है उससे अलग है। और मैं चूंकि जानता हूं केजरीवाल को बहुत अच्छे से व्यक्तिगत तौर पे, जब मैं दिल्ली में था उनके साथ काम करने की मेरी बात हुई थी, उनसे मुलाकातें होती थी आंदोलन के दौरान, तब से जानता हूं। केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी एक पैकेज है। हमको इस पैकेज को पैकेज के तौर पर डील करना पड़ेगा। हम इंडिविजुअली डील नहीं कर सकते इस मामले में। केजरीवाल के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, पूरी तरह से उनकी गिरफ्तारी का विरोध करना चाहिए, पर सवाल भी पूछने चाहिए कि भाई हमारे इंडिया गठबंधन को आपने सबसे आखिर में ज्वाइन किया, शुरू में इतना लतियाया उसको है, अब आप क्या कर रहे हैं उसके लिए बताइए। आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पॉइंट सारे आने चाहिए दोस्तों, और उसके दोनों पहलू, और उसमें ये बात, ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं और कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि राघव चड्ढा कहाँ हैं। राघव चड्ढा हालांकि लंदन में थे, आंखों का ऑपरेशन हुआ था, वो लौट आए हैं, ये सवाल भी पूछे जा रहे थे। तो केजरीवाल के कुनबे में क्या कुछ चल रहा है, वो अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है, ये इस पर भी बात होनी चाहिए। बात न्यायपालिका में और न्यायपालिका से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों चिट्ठी, जो 600 वरिष्ठ वकीलों ने चिट्ठी लिखी, और ये वो वरिष्ठ वकील हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया था, और उसी चिट्ठी को क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे चुनावी फायदा के लिहाज से कांग्रेस के नाम लेते हुए भुनाने की कोशिश करते हैं। और उस पर प्रशांत भूषण का भी ट्वीट आता है, और थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट आया है, और उन्होंने कायदे से 3 पॉइंट में अपनी बात रख दी है कि ये आप हैं जो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, और वो भी आप याद कीजिए कि आपके ज़माने में ही, आपके ही कार्यकाल में 4 जजेज आते हैं बाहर और आकर क्या कुछ कहते हैं, उनमें से एक जज को आप राज्यसभा भेजते हैं। आपके समय में ही एक जज जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट से रिजाइन करके बाहर आता है, आप उसको बीजेपी का प्रत्याशी बना देते हैं। ये आप ही हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये सारे सवाल हैं। तो जुडिशरी पर प्रभाव डालने की कोशिश, लेकिन क्या ये कोशिश चुनावी लाभ में तब्दील हो सकती है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसके अलावा उतना ज़्यादा अंदर डिटेल में, तहखाने में न जाकर, ज़रा एक सब्जेक्ट जो हम खुल गई बीजेपी की पोल, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, आपके पास आना चाहता हूं। लंबी बातचीत हमारी हो गई, चर्चा, अब ज़रा शॉर्ट करते हैं इसको। और क्या आपको लगता है कि चाहे अरविंद केजरीवाल का जो वायरल ऑडियो है, चाहे ये वायरल जो लेटर है, चाहे अमेरिका का एक नहीं 2-2 बार भारत के अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप है, चाहे कांग्रेस पार्टी में लगातार बीजेपी से आते हुए नेताओं की ज्वाइनिंग है, जो बीजेपी क्यों छोड़ रहे हैं वो पोल खोलते हुए अपनी बात रख रहे हैं, ये है, इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़िए, और इस वक्त मनरेगा के पैसे बढ़ाने का ऑर्डर है
जिस पर राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया है, ये सब अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है दो बातें, एक कि बहुत बुरी तरह फंसी हुई है भाजपा, दूसरा क्या परतें खुल रही हैं, पोल खुल रही हैं? जी, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से एक जितनी भी परतें खुल रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्सपोज हो रही है। इसकी सबसे बड़ी जो शुरुआत हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड से हुई है, कि जो ईमानदारी की बात कर रहे थे, हालांकि अब वैसे तो हम कहें तो कि पिछले 3-4-5 सालों में से एक नहीं अनेक केस हुए हैं, लेकिन शायद लोगों का ध्यान उतना नहीं जाता। लेकिन अब चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है तो लोग इन चीजों को बड़े ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं, साथ साथ देखते जा रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती थी, अब उनकी बहुत सारी पुरानी चीजें जो हैं वो सामने आ ही रही है कि 2014 के पहले मोदी जी क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं। लेकिन ठीक है, बहुत पुराने इतिहास में जाए बिना अगर हम ये देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद सारी चीजें जो हैं एक तरह से सामने आने लग गई हैं। इसमें जहां तक जो इनकी अरविंद केजरीवाल की बात है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल ने इसकी तैयारी की थी। जिस प्रकार से एक दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल ने बता दिया था कि जो अरविंद केजरीवाल है वो एक बड़ा एक्सपोजर करेंगे, और ये वाकई बहुत उसका श्रूड मूव था, ये कहा जा सकता है। बहुत ही शार्प और बहुत ही श्रूडली उन्होंने ये काम किया, और ऐसे ही श्रूडनेस की उम्मीद हम और किसी से करें या ना करें, अरविंद केजरीवाल से की जा सकती है, क्योंकि वो इन चीजों के बड़े मास्टर हैं। उन्होंने आज खुद ही जो पैरवी की, उसके अलावा उन्होंने ये कह दिया कि मुझे मतलब अंतरिम जमानत, उनकी जो जमानत है उसको, उसके बारे में उन्होंने कोई विरोध नहीं किया कि ठीक है आपको जब तक रखना है तब तक रखिए वाला मामला है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जितने दिन यहाँ रहूंगा उतने समय तक जो है निश्चित रूप से उसका उनको फायदा होगा, सियासी फायदा होगा। दूसरा, उनको ये फायदा तो मिल ही गया क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया कि वो अपने पद पर बने रहें, और ये बात जरूर है कि उनको हटाने की तैयारी भी एक तरह से चल रही थी, या कोई ना कोई संविधान के दृष्टिकोण से तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से एलजी भी इस परिदृश्य में प्रवेश कर चुके थे, और निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ मौका जरूर देख रहे होंगे कि किस तरीके से इनको काम करने से रोका जाए। इन सभी चीजों को जो है एक तरह से रोक दिया गया इनकी तरफ से। हम भी कोई बहुत अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं रहे हैं, लेकिन इस समय ये ऐसा वक्त है कि जब इस समय भारतीय जनता पार्टी की चालों को बेकार कर देने वाले या निष्फल कर देने वाले जो भी प्रयास जहां से भी होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर उससे कमजोर होती है तो इंडिया गठबंधन ऑटोमेटिक मजबूत होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ जितने भी पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों के सामने एक संकट और एक टास्क तो उनके सामने है कि अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी जो है उसको भी बचा कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इतना बड़ा गठबंधन है और जिसका नेतृत्व कांग्रेस जैसी पार्टी कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल अगर ये भी कर रहे हैं कि अब इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की जो पहचान है उसको बचाकर रखना चाहते हैं, और इस तमाम चीजों का फायदा वो अकेले उठाना चाहेंगे, इसलिए कि वो जानते हैं कि चुनाव में मुझे भी अकेले ही लड़ना है। हम इस समय इंडिया गठबंधन की एक बात तो देख रहे हैं कि हर कोई अपने अपने दल को ही जिताने के लिए लगा हुआ है। मुझे आगे ऐसा कोई बहुत ज्यादा चिन्ह नहीं दिख रहा है कि हम 1977 के चुनाव की तरह देखें कि हर दल जो है या हर कार्यकर्ता है अपनी पार्टी के अलावा सहयोगी पार्टी को या सहयोगी उम्मीदवार को भी जिताने की कोशिश कर रहा है या उनके लिए काम कर रहा है। तो 1977 के बाद ऐसा नजारा कभी भी नहीं देखा गया, क्योंकि उस समय चारों बड़ी पार्टियों का विलय हो चुका था। इस समय सब लोग अपनी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, पहचान, चुनाव चिन्ह, इन सबको बचाते हुए इंडिया गठबंधन के अंदर जुड़े रहेंगे, वरना उनका हर्ष ऐसे ही होगा जैसे एनडीए के अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे दल हैं वो जाके डूब चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारी जो चीजें हुई हैं उसमें, चाहे मोदी ने जो रिट्वीट किया है वकीलों की चिट्ठी को, इसके अलावा इस तरीके से वो भी एक तरह से एक्सपोज हो गए हैं, और अब लोगों के सामने बात जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके जो कुछ हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके रखने की जो सारी साजिशें हैं उसका जो कहां से उसका उद्गम है, वो भारतीय जनता पार्टी उसको करा रही है। आज का दिन ईडी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को भी उजागर करने वाला दिन था, ऐसा मुझे लगता है, और प्रकारांतर से निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। और अगर 31 मार्च की रैली सफल हो जाती है, अच्छी खासी सफल हो जाती है, तो निश्चित रूप से सभी पार्टियों को, मुझे ऐसा लगता है गठबंधन के सभी पार्टियों को उसका फायदा मिलेगा। बीजेपी की पोल निश्चित रूप से लगातार खुल रही है जितने घटनाक्रम हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1 तारीख और 3 तारीख जो कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा,
इनको 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल को, और बाकी जो 3 तारीख को जो ईडी को अपना जवाब देना है, उसमें और काफी चीजों का खुलासा हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले समय में जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर भरोसा और उस पर दबाव भी बहुत ज़्यादा है, और इन सब के बीच चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव, और इसकी तैयारियां सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन क्या बहुत सारी चीज़ें जो गड़बड़ करने की कोशिश, बड़े नेताओं को घेरने की कोशिश, और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज जो कर दिया गया है, इन सब के कारण क्या बीजेपी घिर चुकी है? क्या यहां से बीजेपी की जो पोल है वो खुल रही है? और क्या यहां से ये बातें देश के जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं वहां तक ये बातें पहुंच पा रही हैं? ये सब पर, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको कि बहुत सारी बातें हम दिल्ली में बैठ के तो करते हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां जो गांव में बैठे हैं लोग, उन तक ये बातें पहुंच पा रही हैं? या ये मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, बातें पहुंच जाती हैं बहुत तेज़ी से, ये माना जाए? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। अमलेंदु जी की आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा जोड़ते हैं अमलेंदु जी को। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या लगता है आपको? सर देखिए राजीव जी, चुनाव जो है करवट ले रहा है, करवट बदल रहा है, और इसलिए जो भी संभावनाएं दिख रही हैं सबका ओनस जनता है। और इसलिए जनता है क्योंकि विपक्ष को बहुत तरीके से कमजोर किया गया है, परेशान किया गया है। खाते फ्रीज हैं, जेल में दो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये सभी घटनाएं एक साथ घट रही हैं। इसके बावजूद बीजेपी को कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा है, फतह उनको नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुजरात में जिन सीटों पर उम्मीदवार वापस कर दिया टिकट उम्मीदवारों ने, वहां पर दोबारा जिनको नॉमिनेट किया गया उसका भी विरोध हो रहा है, यानी नए उम्मीदवार का भी विरोध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में बगावत है, राजस्थान में बगावत है, कर्नाटक में बगावत है। ये सारी चीजें एक तरफ दिखती हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में इतनी ऐसी स्थिति में, जबकि सब जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से जुड़ने का मतलब कभी भी ईडी आ सकती है, कभी भी सीबीआई आ सकती है, कभी भी आईटी आ सकती है। और इसके उदाहरण भी हैं कर्नाटक में, ये मुंबई में जैसे ही उम्मीदवार घोषित हुआ वैसे ही ईडी पहुंच गया। आपको उत्तराखंड में उम्मीदवार घोषित होते ही उनके घर में इनकम टैक्स पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति में भी अगर कोई सत्ताधारी दल छोड़ करके आ रहा है कांग्रेस में, तो इससे ये पता चलता है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है, बदलाव चाहती है। जुडिशियरी में अभी बहुत पर्याप्त चर्चा हुई है, लेकिन एक पंक्ति में हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को अपनी जुडिशियरी टीम को एक तरह से तैयार करना पड़ा कि वो सामने आए, और वो फिर उसको इंडोर्स कर रहे हैं, और एक तरह से पूरी जुडिशियरी जो है कांग्रेस के प्रभाव में ये मैसेज देना चाह रहे हैं। आप बताइए, पूरे देश में ये परसेप्शन रहा है कि जुडिशियरी पर सत्ता का हस्तक्षेप बन रहा है, और वो इलेक्शन में ये मैसेज दे रहे हैं कि जुडिशियरी में कांग्रेस का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तो ये उनकी हताशा का परिणाम है। ये तो उल्टी गंगा बह रही भाई। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सत्ता में आ गई है, और इसीलिए उनका जुडिशियरी पर इंपैक्ट दिखने लगा है। ये बात बीजेपी कह रही है। ये बात 4 जून के बाद बोले बीजेपी तो बात समझ में आएगी, लेकिन 4 जून से पहले कहने लगी है। ये हम कह रहे हैं, ये बड़ी बात है, उनको दिखने लगा है। वो विपक्ष की तैयारी करने लगे हैं कि विपक्ष में हमारी भाषा क्या होगी, विपक्ष में हम रह करके कैसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट का ये मतलब है, ये मायने है। अब व्यवहार भी दिख रहा है। आरएसएस में खेमा हो गया, ये सब, हालांकि हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते,
क्योंकि वैचारिक रूप से वो एक ही है, लेकिन उनके बीच जो अंतर द्वंद्व है उसका कारण करप्शन है, करप्शन की लूट में हिस्सेदारी है। लोग देख रहे हैं, अरे ये लोग तो बैठे बैठे इतना कमा लिया, हम लोग यहाँ बैठे हुए हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो इस भाव में भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में ये दरार पैदा हो रही है। कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, ये मतभेद लूट के माल में हिस्सेदारी का है। तो ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। आप देख रहे रामटहल चौधरी जी को आपने सुनाया, कहवा दिया जाता है कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े नेता राजनीति से संन्यास लेकर बैठ गए। तो इसका जो परिणाम है, प्रभाव है, असर है, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ रहा है और जनता पर तो पड़ ही रहा है कि ये पार्टी क्या थी, क्या हो गई। हमने किस प्रधानमंत्री को चुना और वो प्रधानमंत्री क्या हो गया। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड, पेगासस, भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर के जो चीजें हुई, कोयला घोटाला, बॉर्डर पर हमारी चाइना कुछ भी कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अब अप्रैल में वो वांगचुंग प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे कि देखो 4000 किलोमीटर चाइना ने ले रखा है और हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेके कहां बैठे हुए पता नहीं, जुबान नहीं खुल रही है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना प्रदेश बता रहा है। मणिपुर की हालत खराब है। नागालैंड में अलगाववादी भावनाएं मजबूत हो रही हैं। ये सारी चीजें एक तरफ है और उसके अलावा बेरोजगारी चरम पर है। युवाओं में 82% बेरोजगारी है। हर 4 में से 3 जो ग्रेजुएट है बेरोजगार है। महंगाई इतनी है कि उससे जनता लड़ नहीं पा रही क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। भाई मैं निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट देख रहा हूं, कितना मार्केबल स्टेटमेंट है। बताइए, जिस पार्टी के पास इतनी दौलत है वो पार्टी निर्मला सीतारमण को चुनाव नहीं लड़ा सकती। वो कह रही है निर्मला जी कि मेरे पास पैसे नहीं। वो सही कह रही है, ईमानदारी से कह रही है। निर्मला सीतारमण जी के पास पैसे नहीं होंगे चुनाव लड़ने के, तो क्या बीजेपी के पास चुनाव नहीं है, चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है? ये क्या हो रहा है कि अपनी वित्त मंत्री को बीजेपी नहीं लड़ाना चाह रही है चुनाव? ये हालात बयां करते हैं कि बीजेपी में वर्टिकल स्प्लिट हुआ है। पैसा खाने वाला वर्ग, पैसा खा करके देखने वाला वर्ग, या ललचाया वर्ग, या जो भी वर्ग मान लीजिए, 2 खेमे स्पष्ट बने हैं और जनता इन चीजों को चिन्हित कर चुकी है। इसीलिए जनता कमजोर और विपक्ष के बावजूद उसके साथ खड़ी लग रही है और इसीलिए हमें उम्मीद है कि परिवर्तन होगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अभी से ये कहें कि जुडिशियरी पर कांग्रेस का प्रभाव पड़ गया है, अघोषित तौर पे ही सही, उनकी बातों, उनके शब्दों से यही लगता है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी अभी से हार मान चुकी है। क्या ये माना जाए? इस पर भी विमर्श होना चाहिए, जो आप बात कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, चुनाव कैसे लड़ूंगी, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। हालांकि वो राज्यसभा से हैं, आप जानते हैं, वित्त मंत्री हैं देश की। तीसरी खबर बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद है ना, 15 लाख रुपए काला धन लाएंगे, काला धन 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अपने कैंडिडेट से बात करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है और कह रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए जो ईडी ने जो लिए हैं, जब्त किए हैं, वो अपनी सरकार जैसे आएगी सब लोगों को हम बांट देंगे। यानी एक लॉलीपॉप फिर। प्रोफेसर रविकांत जी, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ये एक नहीं 3-3। एक तरफ एक कैंडिडेट जो चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकता, देश की वित्त मंत्री, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, और आज बीजेपी कुछ नहीं तो हमारे सामने वो रिकॉर्ड है कि 8000 करोड़ रुपए तो आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से आए हैं, उसमें से कुछ पैसे ले लीजिए और चुनाव लड़ लीजिए। या रामटहल चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये कह दिया जाता है फोर्सली कि लिख के दे दो कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। किस पर भरोसा किया जाए? और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, फिर से उस झांसे में आपको वो जुमला फिर से आपके ऊपर फेंका जा रहा है जो 2014 में फेंका गया था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में जाएंगे। अब कहना है कि इतने करोड़ रुपए ईडी जो जब्त कर रही है वो पैसे आप लोगों के अकाउंट में हम डाल देंगे। फिर आगे वही राजीव जी, ये गरीबों का मजाक उड़ाना है। रविकांत जी क्या आप सिर्फ जी ठीक है, आप सिर्फ गरीब पैदा ही नहीं कर रहे, उनका रोज बरोज मजाक भी उड़ा रहे। आप वादे तो ये करके आए थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन 15 लाख जुमला हो गया। फिर नोटबंदी के समय यही कहा जा रहा था
और वो तमाम तस्वीरें आ रही थी कि देखिए बहुत सारे भ्रष्टाचारी बर्बाद हो गए, लेकिन नोटबंदी में सारा पैसा वापस आ गया, शायद 0.2% कुछ बच गया था। और उस समय भी जो गरीब लोग थे उनके भीतर ये नफरत पैदा की जा रही थी कि देखिए जिसके पास पैसा है वो बर्बाद हो गया। लेकिन उस गरीब की सेहत कभी दुरुस्त नहीं हुई राजीव जी। उसे आपने 5 किलो राशन पर ठिकाने पर बिठा दिया है और उससे लगातार कहलवाया जा रहा है थैंक यू मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है, बस वो ना होते तो हम तो भूखों मर गए होते। ये क्या लोकतंत्र आपने बना दिया है, जहां सरकार का कोई दायित्व नहीं है। सरकार जो भी कर रही है उसको आप कृपा मान लीजिए और उसके बाद थैंक यू बोलते रहिए। अब वो एक नया शिकूफा जो छोड़ा जा रहा है बंगाल के जरिए कि जो पैसा आ रहा है मैं लीगल एडवाइस ले रहा हूं कि उसके बाद जनता में बांट देंगे। मोदी जी, आपका आपके दोस्तों का ही इतना बड़ा पेट है कि उसमें 30,000 करोड़ हो, 3 लाख करोड़ हो, 3 करोड़ करोड़ हो, वो सब समा जाएगा। क्योंकि जो आपने किया है इन 10 साल में, गरीबी रेखा के भीतर आंकड़ों में दुरुस्त हो रहा है। रोजगार किसी को दिया आपने, और कौन भीख मांगने जा रहा है आपसे? आप लोगों के गरिमा और उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों का अधिकार है कि आप उनको शिक्षित करें, शिक्षा दें, एजुकेशन का बजट बढ़ाएं, फेलोशिप दें। कमाई तो वो कर लेंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, लोगों के ट्रीटमेंट के लिए काम करें। लेकिन मोदी जी को वो नहीं करना है। मोदी जी दरअसल वो मानने भी लगे हैं कि हम विष्णु के अवतार हैं, तो उसी तरह की वो बातें करने लगे। लेकिन जितने भक्त उन्होंने पैदा किए होंगे वो अलग बात है। ये सारे देश के लोग भक्त नहीं हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं। कम से कम इन 70-75 साल में एक बड़ा वर्ग तो कम से कम ऐसा बन गया है जो संविधान को जानता है, उनके अधिकारों को जानता है, लोकतंत्र को समझता है, भले ही वो संख्या छोटी हो। और वो ये भी समझ रहा है कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। आपकी आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष जब कहे कि संविधान बदलना है, आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सिर्फ लॉलीपॉप थमाना चाहते हैं, रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? उनको अपने गरिमापूर्ण जीवन क्यों नहीं जी सकते? उनके बच्चे क्या भटकते रहेंगे? इन किसानों के साथ आप क्या कर रहे हैं? ये कौन कौन कह रहा है कि आप हमको दे दीजिए पैसा? आप तो वैक्सीन का भी बताते हैं कि साहब देखिए ये हम आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। ये जो निकल रहा है ईडी, और उनसे भी जरा निकाल लीजिए जो आपके साथ गए, अजीत पवार से लेकर के अशोक चौहान तक। मुझे लगता है कि ये मोदी जी हर बार की तरह है, इस बार भी लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते। उनको लगता है कि हमने जो नस्तर चुभोया है धर्म का और राष्ट्रवाद का, उससे लोगों का दिल, दिमाग, शरीर सब शून्य पड़ गया है। लेकिन भूल गए हैं कि बेरोजगारी और महंगाई की मार से लोग अब इतना प्रताड़ित हैं कि वो देखना चाहते हैं कि जो से सरकार पहले चलती थी कि उत्तरदायी होती थी, झुकती थी, समझौते करती थी, और आज किसानों के साथ आप जो कर रहे हैं, महिला पहलवानों के साथ आप जो कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मजाक मोदी जी कर रहे हैं, जो गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, वो गरीबों का जो मजाक उड़ा रहे हैं, इसका उल्टा असर पड़ेगा। और लोग उनको तो आईना दिखाने के लिए तैयार है ही कि आप एक गैस सिलेंडर भी नहीं दे सके, झूठ बोल करके निकल गए, तो आप ये क्या करेंगे और क्यों करेंगे? किसी ने उनसे मांगा है क्या कि आप दे दीजिए? जो लोगों का अधिकार है वो आप दीजिए, उसकी जरूरत है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मजाक उड़ाना है ये मोदी जी को भारी पड़ेगा। जी बिल्कुल, मजाक उड़ाना मोदी जी को भारी पड़ेगा। और लेकिन चुनाव के वक्त बयानबाजियां जो हैं वो चलती रहेंगी, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं बीजेपी अपने फायदे के लिए, क्योंकि एक खबर आती है और उसको कितनी
अलग अलग ढंग से उसको परोसने की कोशिश आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखेंगे और जिससे बीजेपी को फायदा हो। जल्दी आना चाहता हूं, पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास, और फिर समय खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा छोटा कमेंट आप लोगों का, और फिर श्रवण गर्ग साहब से क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूँगा। प्रशांत टंडन जी, वित्त मंत्री जी के पास पैसा नहीं है, खबर कल से चल रही है, और पढ़ने के बाद बहुत आश्चर्य होता है कि इतने पैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आ गए हैं, कुछ पैसे तो मिल ही सकते हैं। या दूसरी तरफ उनके पतिदेव का जिक्र अभी कर रहे थे श्रवण गर्ग साहब, और वो पहले भी बयान दे चुके हैं, कुछ ऐसे बयान हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, अपनी पत्नी जो क्योंकि उनकी पत्नी वित्त मंत्री हैं उनके खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कौन मानेगा राजीव जी कि वो वित्त मंत्री जो है, जिनके अधीन ईडी है, जिनके अधीन स्टेट बैंक जिनको रिपोर्ट करता रहा इलेक्टोरल बॉन्ड पे, उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, ये कौन मानेगा? इस पे तो बात करना भी वक्त की बर्बादी है। कुछ और कारण होंगे, और वो कारण बड़े साफ है कि वो तमिलनाडु से आती हैं, और तमिलनाडु से चुनाव बीजेपी के सिंबल पे लड़ना एक मुश्किल काम है, और अगर वो चुनाव वहाँ से लड़ती हैं और चुनाव में ना निकलती, हार जाती, तो वो अगले सरकार अगर बनेगी तो उसमें उनकी क्या पोजीशन रहेगी, तो ये तो वक्त की बर्बादी, उस पे बहुत वो करना। और देखिए, निर्मला सीतारमण प्रवक्ता रही है मुख्य तौर पे, और प्रवक्ता से वो राज्यसभा और उसके बाद वो मंत्री बन गई। निर्मला सीतारमण राजनीतिक उसमें हस्तक्षेप उनका नहीं रहा है ऐसा। तो एक तो ये बात, दूसरी बात देखिए, जो बात गर्ग साहब कर रहे थे उसी को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आगे, और बहुत जल्दी मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया आज, बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, और हमको जो भी अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं, वो चर्चा इस बात की है कि 4 जून से पहले जो देश में होना है, उसके मद्देनजर आगे की लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में कौन क्या होगा, पीछे क्या था, हम सब जानते हैं। तो अब इसमें आप देखिए कि कोर्ट रूम में आज अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि वो अपनी जिरह खुद करना चाहते, वो निश्चित तौर पे वो अपना ऑडियो बनवा रहे थे वहां पे। उन्होंने 6 मिनट का शानदार प्रचार सामग्री बना दी। 9 मिनट 49 सेकेंड जी। हाँ, तो 9 मिनट की शानदार प्रचार सामग्री बना दी उन्होंने, और वो केजरीवाल की सलाखों के पीछे तस्वीर के साथ वो ऑडियो वायरल हो रहा है। वो आम आदमी पार्टी का नेटवर्क सोशल मीडिया पे दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी अच्छा है जी, बहुत बेहतर है, और तमाम राष्ट्रीय पार्टियों से बेहतर है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने आज बहुत सुनियोजित ढंग से अपनी बात रख के, और 9 मिनट की, जैसा आपने कहा, बढ़िया प्रचार सामग्री बना दी है, वो जाएगा। दूसरी बात कि वो अरविंद केजरीवाल का पूरा मसला दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश के इलाकों में, और टू सम एक्सटेंट गुजरात भी प्रभावित करेगा। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता है, और इस मौजूदा स्थिति में वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो कितना तवज्जो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं अलग बात है। इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य बात यह कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू। इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू ने बीजेपी का जो शहरी कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो शहरी आप कहो कि एडवोकेट है, जो बीजेपी को एम्प्लीफाई करता है, उसको डिफेंसिव कर दिया है। पार्कों में, चाय की दुकानों में, सोशल मीडिया पे जवाब नहीं उनके पास।
वो एक बात बोलते हैं, लोगों के पास तमाम इंफॉर्मेशन है, 4 जवाब ले आते हैं। तो और बीजेपी की ये बहुत बड़ी ताकत रही है, अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा बड़ी ताकत बीजेपी का जो शहरी मिडिल क्लास एम्पलीफायर है, जो उसका प्रचार करता है, वो नुकसान बीजेपी को हुआ है। और तीसरी एक छोटी सी बात यह कि वरुण गांधी ने चिट्ठी लिखी है, जी मंशा जाहिर करती चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अपने पीलीभीत के लोगों को, मतदाताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। अगर वरुण गांधी निकल गए और अपनी बात रखी, किसी का प्रचार नहीं किया, सिर्फ अपनी बात रखी, चुनाव में वो घर से बाहर निकले, तो वो पीलीभीत, सहारनपुर, नैनीताल की सीट, आसपास की, शाहजहांपुर तक की, उस सारे एरिया को प्रभावित करेंगे। कम से कम पीलीभीत और लखीमपुर खीरी प्रभावित करेंगे करेंगे। तो देखिए लड़ाई क्या है राजीव जी, से सिर्फ एक सेंटेंस में, लड़ाई उन्हीं 224 सीटों पर है जहां बीजेपी 50% से ऊपर है। बाकी जगह तो इंडिया गठबंधन है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है। ये 224 सीटें हैं जो जहां लड़ाई है। यहां पे अगर बीजेपी कमजोर पड़ती है तो बहुत मुश्किल होगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 224 सीटें जहां बीजेपी 50% से ज्यादा मतों के साथ 2019 में चुनाव जीती थी। अंतर इतना नहीं था, लेकिन 50% से ज्यादा वोट उसको मिले थे। लेकिन और लड़ाई यहीं पर है, यहां क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को पछाड़ पाएगी? और इन सब के बीच आज एक खबर यह भी थी जो दे दी है अभी हमारे साथी रख दिए प्रशांत टंडन जी, की वरुण गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है और उन्होंने साफ साफ चिट्ठी लिखकर पीलीभीत के लोगों का अभिवादन करने के साथ साथ कह दिया है कि आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और मैं चुनाव में नहीं हूं लेकिन राजनीति में हूं और आपके लिए हमेशा रहूंगा। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं गर साहब आपके पास। और चुनाव 2024 का चुनाव, बहुत कुछ हम लोग अलग अलग टिटबिट्स में बात कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए, सीट वाइज बात कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। जी मैं 2 चीजों पर बोलना चाहता हूं। जी, एक तो निर्मला सीतारमण के पास पैसे नहीं है इसके बारे में, और दूसरा बीजेपी की आम आदमी पार्टी को लेकर स्ट्रेटेजी के बारे में। निर्मला सीतारमण के पास पैसे नहीं है, ये सच है, क्योंकि वो जिस व्यक्ति की पत्नी है वो बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है। और निर्मला सीतारमण तमिलनाडु से हैं और उनका ससुराल आंध्र में है। निर्मला सीतारमण को ये चीज कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि उनके पास पैसे नहीं है? राज्यसभा में उनका कार्यकाल जून 2028 तक है। निर्मला सीतारमण ने जो संकेत दिए हैं वो कई संकेत हैं। मैं इसमें सबसे बड़ा संकेत ये निकालता हूं कि 2024 के चुनाव के बाद निर्मला सीतारमण हो सकता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दें और जो उनका मूल काम है वो करने लगें। वो देश की वित्त मंत्री नहीं रहें। उन्होंने ये बताया है कि चुनाव लड़ना कितना मुश्किल काम है, कितने पैसे लगते हैं। मतलब वो आक्रमण कर रही हैं कि गडकरी चुनाव लड़ सकते हैं, राजनाथ सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, उनके मंत्रिमंडल के बाकी लोग चुनाव लड़ने में समर्थ हैं, पर वो नहीं लड़ सकती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। निर्मला सीतारमण ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवारों पर हमला किया है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके पास पैसा है। निर्मला सीतारमण का जो कैरियर है, अगर उसको देखें, बहुत ही अद्भुत कैरियर रहा है। मैं चूंकि उनके साथ उनसे मिल भी चुका हूँ, बात भी कर चुका हूँ, हम साथ रहे हैं बेंगलोर में।
तो पहला मुद्दा तो ये है, क्योंकि मैं अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा हूँ। तो हमें निर्मला सीतारमण पर यकीन करना चाहिए और ये ढूंढना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो किस पर हमला कर रही हैं, किस पॉलिटिक्स पर हमला कर रही हैं। क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पॉलिटिक्स पर हमला कर रही हैं? क्या वो चंदे की पॉलिटिक्स पर हमला कर रही हैं? क्या बीजेपी जो एक्सपोज हुई है पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड में उस पर हमला कर रही हैं? निर्मला सीतारमण अगर चुनाव लड़ना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अरबों रुपया खर्च कर सकती है, पर वो ये बता रही हैं कि मुझे चुनाव इसलिए नहीं लड़ना है कि मेरे पास अपना पैसा नहीं है। तो एक बड़ा इंडिकेशन निर्मला सीतारमण दे रही हैं। अब रही बात जो इन्होंने कही प्रशांत जी ने, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जीत जाएं, सहानुभूति के दम पर, अपने ऑडियो के दम पर पंजाब की सारी सीटें जीत जाएं, दिल्ली की सारी सीटें जीत जाएं। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी जीतें पंजाब में या कांग्रेस मजबूत हो। हमको एक फर्क समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के नेता सहानुभूति किसके लिए जुटा रहे हैं। पंजाब के रिजल्ट आंखों के सामने हैं राजीव जी, आप पाएंगे अगर चमत्कार हो जाएगा कि इसके बावजूद जो चल रहा है पंजाब और दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, उसके बावजूद अगर कांग्रेस अपनी सीटों को रिटेन कर लेती है वहां पंजाब में, तो बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि वहां बीजेपी नहीं है। वहां पर जो सीटें हैं उसमें या तो कांग्रेस है या अकाली दल के दो फैक्शंस हैं। तो एक बड़ी पॉलिटिक्स का जो कि पटकथा लिखी जा रही है, हम उसमें नहीं झांक रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ये सूट करता है कि आम आदमी पार्टी जीत जाए, दिल्ली में भी जीत जाए, पंजाब में भी जीत जाए। कमजोर कांग्रेस को करना है, उस जगह करना है जहां कांग्रेस का गढ़ है। अभी आप देखते जाइए गुजरात में क्या होता है, वो भी देखते जाइए। गुजरात का अलायंस, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें दी गई हैं वहां, भरूच की और भावनगर की। ये जो एक पॉलिटिक्स है नई किस्म की चल रही है, और केजरीवाल उसमें किस तरह के खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजीव जी। राहुल गांधी उनके सामने कहीं लगते ही नहीं है। इतने चतुर खिलाड़ी हैं कि वो, जैसा प्रशांत जी या आप बता रहे हैं कि वो जो भाषण दिया वो पूरा वहां टेप हो गया और पूरा वायरल हो रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी दिमाग नहीं कर सकता। आप जरा सोचिए कि ये आदमी जेल के अंदर बैठ के इतने कमाल के काम कर रहा है, और जब जेल से छूट कर आएगा तब दिल्ली में और पंजाब में क्या तूफान खड़ा करने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत सारी चीजें जो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन के लिए लड़ रहे हैं, वो देखेंगे इसके रिजल्ट जब 2024 के आते हैं और नरेंद्र मोदी को सीटों की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारी चीजें नए सिरे से अनफोल्ड होगी। इसलिए
अभी अपन बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करें, अभी से प्रेडिक्ट नहीं करें, ये मेरा निवेदन है। मतलब मैं नहीं, बिल्कुल सही चीजें देख रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही तो बात है कि अगर हम 5-7 लोग बैठे हैं और अलग अलग ढंग से अगर चीज़ों को ऑब्जर्व ना करें तो फिर पत्रकारिता करने या इतने बड़े मंच पे बैठने का मतलब ही क्या है। हम सब बैठ कर के उन तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि ऐसा है तो क्यों है और वैसा होगा तो क्या होगा। इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और चुनाव का वक्त है, इससे बड़ा चुनाव कुछ नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव 2024 जिसका इंतज़ार था बहुत दिनों से, और वो चुनाव अब सिर पे है। 19 अप्रैल को पहला मतदान है और फर्स्ट फेज का, और उससे पहले गहमा गहमी तेज है। आज 28 तारीख बीत रही है। 29 के बाद 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगाज करने वाले हैं मेरठ से अपने चुनावी आगाज, और दूसरी तरफ 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली है। और बहुत सही कह रहे थे पहले वक्तव्य में अपने श्रवणगढ़ साहब कि उस रैली में कौन कौन आता है, क्या होता है, ये भी देखा जाएगा। एक रैली इंडिया गठबंधन की पटना में हो चुकी है, एक रैली जो आधी अधूरी रैली थी लेकिन पटना का गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान, न सिर्फ मैदान खचाखच भरा हुआ था बल्कि मैदान के बाहर भी उतनी ही भीड़ थी, चारों तरफ सड़कों पे और गांधी सेतु पे भी। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बिहार का हाल। बिहार के बाद जब आप मुंबई में जब समापन हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, तो वहाँ भी हमने वैसी ही भीड़ देखी। मुंबई के शिवाजी पार्क में, ऐतिहासिक पार्क वो भी, और उसके बाद अब एक ऐतिहासिक मैदान, रामलीला मैदान, जहाँ से अरविंद केजरीवाल का पदार्पण हुआ राजनीति में कहें, उसी में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की टीम के साथ यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम दूसरे दलों के नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। 31 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। पल पल की रिपोर्ट उस दिन भर हम आपको पहुंचाएंगे ही, लेकिन उसके आगे और पीछे क्या कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने क्या आज वकीलों से चिट्ठी लिखवाकर उसे रिपोस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये भी समझेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्रवणगढ़ साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रेम कुमार जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे एक साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। उनसे चर्चा में वो भाग नहीं ले पाए, वीडियो उनका डाउन था, लेकिन उनका भी